लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल एग्जाम में इस टॉपिक से जितने भी प्रकार के सवाल आते हैं, सवालों को बनाने का जो सबसे बेस्ट अप्रोच है मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ। ये टॉपिक आप मेरे साथ पढ़ के देखिए, टॉपिक का कोई भी सवाल इस तरह से घुमाकर आएगा तो आपसे बन जाएगा। चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले इस टॉपिक में आप देखिए, नाम हम लिखा है लीनियर इक्वेशन ऑफ वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का सबसे पहले आपको जानना है स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म? आपने जो फॉर्म देखा है वो ये देखा है, 2x प्लस वाई बराबर आपने मान लीजिए 5, इस तरह कहीं लिखा हुआ देखा है, इस फॉर्मेट का देखा है। इसमें आपको छोटी छोटी बातों को जानना होगा। इसमें क्या जानना है सीखिए। इसमें आपको ध्यान देना है कि x का जो ये कॉफिशिएंट आप देख रहे हैं, y का जो ये कॉफिशिएंट आप देख रहे हैं, ये जो टर्म आप देख रहे हैं, ध्यान देना है कि x और y जो होते हैं वेरिएबल्स होते हैं। x और y जो होते हैं ये वेरिएबल्स होते हैं। और जो ये 2, 3 या 5 जो नंबर्स आप देख रहे हैं, जिसे इस फॉर्मेट को देखिए, ax प्लस by बराबर c। इस फॉर्मेट में x का जो कॉफिशिएंट है, x का जो कॉफिशिएंट है उसको यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, देखिए a। y का जो कॉफिशिएंट है उसको क्या कहा जा रहा है, b। और c क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, जो कांस्टेंट है। आपको ध्यान ये देना होगा कि x और y हमेशा वेरिएबल है। इसके अलावा 2, 3, 5 ये क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट है। इसके अलावा इसमें ध्यान एक और बात का देना है, ए बी जो इसमें इस्तेमाल होगा, जो ये ए बी सी आप देख रहे हैं, ए या बी या सी, ये सभी रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स होते हैं। और एक बात का ध्यान रखना है कि कभी भी जो लीनियर इक्वेशन होगा, जो उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, उसमें इस बात को समझना है कि ए 0 के बराबर नहीं होगा और बी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अगर ये दोनों में से कोई भी 0 के बराबर हुआ या दोनों 0 के बराबर हो गया तो एक्स और वाई के जो कॉफिशिएंट ही अगर 0 हो जाएगा, सोचिए अगर ये 0 हो जाएगा तो एक्स से गुना होने पर एक्स ही खत्म हो जाएगा, वाई ही खत्म हो जाएगा, फिर 2 वेरिएबल 1 वेरिएबल और फिर खत्म वेरिएबल ही हो जाएगा। तो टॉपिक में आपको इस बात को समझना है, जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है वो होता है ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी। इसमें एक्स और वाई जो होते हैं वो वेरिएबल्स होते हैं और बाकी सब जो दिखते हैं कॉन्स्टेंट होते हैं। इसमें ए और बी 0 के बराबर नहीं हो सकता। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट का हिसाब किताब है। एक बात और है कि कई बार आपको हिंदी में देखने को मिलेगा, मान लीजिए वेरिएबल्स की जगह कई बार आपको मिलेगा चर राशि, ऐसे चर राशि, इसका भी मतलब वेरिएबल्स है। कांस्टेंट की जगह मिलेगा अचर राशि, कांस्टेंट की जगह मिलेगा अचर राशि, तो इसका भी मतलब ये सब कांस्टेंट जो है उनको अचर राशि भी बोलते हैं। हिंदी में इन्हें अचर राशि कहा जाता है और अंग्रेजी में इनको कांस्टेंट कहा जाता है। ठीक है, चलिए हम और आगे बढ़ेंगे। हमने अभी जो सीखा लीनियर इक्वेशन में, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल में इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट सीखा। अब सवाल है किसी भी लीनियर इक्वेशन के सवाल जो आते हैं कितने तरीके से पूछे जाते हैं, क्या क्या फॉर्मेट होता है, थोड़ा सा और आगे बढ़ के देखते हैं। देखिए, एक तो ये चीज आपको आना चाहिए, लीनियर इक्वेशन के जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन तरह के होते हैं। पहला, एक होता है यूनिक सॉल्यूशन, एक होता है एनी सॉल्यूशन, या कभी कभी मैनी को ही इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी कहा जाता है। कभी कभी मैनी को ही इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी कहा जाता है। देखिए, इसके अलावा एक और होता है और वो होता है नो सॉल्यूशन। तो आखिर किसी भी लीनियर इक्वेशंस को जो पेयर होते हैं उन्हें जब सॉल्व किया जाता है, तीन तरह के कंडीशन बनते हैं। यही तीन बनेंगे, या तो उसका हल यूनिक होगा, या फिर मेनी होगा, जैसे इन्फिनाइट भी कहा जाता है, या फिर नो सॉल्यूशन का केस बनेगा। यही तीन तरीके से इसके सॉल्यूशंस होते हैं। अब सवाल ये आता है कि किसी समीकरण को किस तरह से चेक किया जाता है कि उसके सॉल्यूशन कितने होंगे। थोड़ा सा हम लोगों को ये टॉपिक को हल्का हल्का डिटेल में जानने की जरूरत है, तब जाके हम लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। सबसे पहले हम लोग पहला पॉइंट सीखते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। हालांकि इस चार्ट में आपको कंप्लीट नॉलेज दिया गया है सॉल्यूशन में क्या होता है। देखिए यहाँ लिखा है ना, यूनिक सॉल्यूशन अगर होगा में किस तरह कंडीशन बनता है, इसका ग्राफ कैसा होता है और ये कंसिस्टेंट होता है, ये सारी बातें इसमें लिखी हुई है। बट फिर भी 2 मिनट थोड़ा सा डिटेल में आप सुन लीजिए। सबसे पहले यूनिक सॉल्यूशन के बारे में जानिए। यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन के बारे में आपको सबसे पहले जानना होगा कि आखिर किसी समीकरण को देखकर हम कैसे बताएं कि यूनिक होगा कि नहीं होगा। पहले तो आप एक समीकरण सॉल्व करके देखिए। मान लीजिए हम कहते हैं 2x प्लस वाई बराबर 8, और अगर हम लिखते हैं x प्लस वाई बराबर 3,
क्या ये सॉल्व होगा? आप इस सवाल को सॉल्व करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये सॉल्व होगा, क्योंकि चाहेंगे तो x मिलाकर काट लीजिए या फिर y मिलाकर, दोनों में ही आप जब इसको सॉल्व करेंगे कंडीशन को, तो आप पाएंगे कि इसमें x का मान 1 मिलेगा और y का मान मिलेगा। x और y के मान 1 और 2 तो होंगे, इस दोनों समीकरण को सेटिस्फाई करेंगे। कहने का मतलब इसका क्या होगा? सॉल्यूशन। लेकिन ये जो सॉल्यूशन है ये इकलौता सॉल्यूशन है, इन दोनों समीकरण को संतुष्ट करने के लिए x और y का यही मान रखिएगा, ये सॉल्यूशन, ये दोनों समीकरण जो है सेटिस्फाई होंगे, अदरवाइज सेटिस्फाई नहीं होंगे। इसके अलावा कोई और x और y का मान इन्हें सेटिस्फाई नहीं कर सकता, ये दोनों समीकरण संतुष्ट नहीं होंगे। अब यही चीज है यूनिक है, ये एक हल है तो बोलते हैं वन सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन सिंगल है, इसके अलावा कोई और सॉल्यूशन है ही नहीं, ये कहलाएगा यूनिक सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन। अच्छा, वन सॉल्यूशन जो है इसके जो सॉल्यूशन होते हैं यूनिक होते हैं। अच्छा, अगर यूनिक सॉल्यूशन की हम बात करें, दो बातों का बहुत ध्यान रखना होता है। एक तो ये तो आपने एग्जाम्पल देख लिया, अब आपको समझना है कि हम चाहें तो इनके कॉफिशिएंट्स देखकर, इस इक्वेशंस के कॉफिशिएंट देखकर भी हम बता सकते हैं कि यूनिक होगा या नहीं होगा। कैसे? सॉल्यूशन में जो कॉफिशिएंट का रिलेशन होता है वो होता है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ये कंडीशन है कि कभी भी सॉल्यूशन होगा। अगर आपको a और b नहीं पता है तो हमने अभी अभी आपको बताया था, देखिए अभी जस्ट आपको इसके पहले बताए थे कि a और b क्या होता है। बताए थे कि x का जो कॉफिशिएंट होगा तो हम लोग a बोलते हैं, और जो y का कॉफिशिएंट होगा, कॉफिशिएंट ऑफ y जो होगा वो क्या कहलाता है? b कहलाता है, और जो बाकी बच जाता है वो c कहलाता है। बस यही चीज यहाँ इस्तेमाल होता है a1/a2 वाले में, ये वाला। अगर आपको लगे कि इसमें दो समीकरण है, बाबू समीकरण दो है, सा बात समझिए ना यहाँ पे, तो आप लिख लीजिए ax प्लस by प्लस c बराबर 0। आपको लगेगा तो फिर तो a हुआ, a1 कहाँ से हुआ? दो समीकरण है ना भैया, ax प्लस by प्लस बराबर 0 दो है। पहले वाला जो है उसमें 1 लगा लीजिए, a1 b1 c1। दूसरे वाले में 2 लगा लीजिए, समीकरण तो वही है आपका। बस a1 बता रहा है कि वो पहले वाले समीकरण में x का कॉफिशिएंट है, और a2 बता रहा है कि वो दूसरे वाले समीकरण के x का कॉफिशिएंट। तो इस तरीके से आपको ये रिलेशन कभी भी मिलेगा तो ये कौन सा सॉल्यूशन होगा? यूनिक। इसके अलावा एक और चीज आपको ध्यान रखना है, इसका ग्राफ। यूनिक सॉल्यूशन का जो ग्राफ होता है वो हमेशा इंटरसेक्टिंग होगा। ग्राफ कहने का मतलब, जब ये स्ट्रेट लाइन होते हैं, लीनियर इक्वेशन कोई भी स्ट्रेट लाइन बनाता है, आपने ग्राफ पढ़ा होगा 10th में, जब आप इसको प्लॉट करेंगे ग्राफ पे तो इसे स्ट्रेट लाइन बनेगा, और दोनों जो स्ट्रेट लाइन होंगे एक दूसरे को काटेंगे और एक बिंदु पर काटेंगे। ये जो पॉइंट है, वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेक्टिंग ग्राफ बनेगा। ये इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेक्ट्स एट अ पॉइंट, एट वन पॉइंट, एक बिंदु पर काटेगा, एक बिंदु पर काटेगा। ये आपका जो होगा इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट होगा। ये इसका ग्राफ हो गया, इसका प्लॉटिंग बता दिया, इसका एग्जाम्पल बता दिया। अब सवाल आता है कि यूनिक सॉल्यूशन वाले में, एग्जामिनर किस तरीके का सवाल पूछते हैं। मुख्य रूप से 2 से 3 प्रकार का सवाल होता है यूनिक सॉल्यूशन में, या किसी भी तो इसका सॉल्यूशन आप पढ़िएगा 3 टाइप। इन्हीं प्रकार का सवाल मुख्य रूप से घुमा फिरा के एग्जामिनर पूछेंगे। पहला सवाल जो एग्जामिनर पूछते हैं, कई बार आपको सवाल में ये देकर पूछेंगे, देखिए कई बार इस तरह से सवाल होगा, इस तरह से सवाल है, p के किस मान के लिए निम्न समीकरण का केवल एक ही हल है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ साफ लिखा है केवल एक ही हल है, तो क्या कहा जाता है? यूनिक। तो क्या कहा जाता है? यूनिक सॉल्यूशन। एक हल है, केवल एक हल है, केवल एक हल के लिए आपको इन दोनों को देखना है और आपको का मान तय करना है और ऑप्शन टिक करना है। अगर यूनिक सॉल्यूशन का आपको फॉर्मूला याद रहेगा a1 a2 वाला, तो होता क्या है? सिर्फ इतना सा, a1/a2, इसका फॉर्मूला सिर्फ इतना सा है, a1 यानी x का कॉफिशिएंट पहले वाले इक्वेशन अपॉन a2, x का कॉफिशिएंट दूसरे वाले समीकरण का, इज नॉट इक्वल टू p1/p2 यानी p। बस इतना सा, इसके अलावा कुछ, यही फॉर्मूला है जो लिखवाया भी गया है, फॉर्मूला होता ही है। तो p इज नॉट इक्वल टू क्या आएगा? 3। अब आपको ऑप्शन चुनना है कि कौन सा ऑप्शन चुना जाए। क्या p का मान आएगा? नहीं, ये गलत है। p के सभी मान हो सकते हैं, ये भी गलत है। p का मान इनके बराबर नहीं हो सकता, देखिए लिखा है p का मान इनके अलावा कुछ भी हो सकता है, ये सही है। यानी p का मान 3 के अलावा कुछ भी हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है। एक तो सवाल इस तरीके से आता है जिसमें p या k का मान पूछा जाता है। कभी कभी इक्वेशन देकर एग्जामिनर ये भी पूछते हैं कि आप बताइए क्या इसका सॉल्यूशन यूनिक होगा या नहीं होगा। तो वैसे स्थिति के लिए सवाल इस तरह से एग्जामिनर पूछेंगे। अब इस सवाल को एक बार देखिए,
ये सवाल तो लिखा है रैखिक समीकरण इतना और इतना कि कितने हल हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसके हल कितने होंगे, इसके सॉल्यूशन कितने होंगे? क्या सॉल्व करके देखा जाए कि सॉल्यूशन कितने होंगे? नहीं, कभी भी सॉल्व करके अगर देखिएगा तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। कभी भी इसको पूरा सॉल्व करके आप नहीं देखने वाले हैं। आप कैसे देखेंगे? देखिए, आप सीधा चेक करेंगे A1/A2 यहाँ मिलेगा 2/5, B1/B2 यहाँ मिलेगा 5/3। और अगर A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है तो बात यहीं खत्म। ये सॉल्यूशन कैसा दिखाएगा? यूनिक। इसका मतलब होगा यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल। इसके जैसा कोई हल नहीं है, इसका यूनिक हल होगा। इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि यहाँ पे ये जो पूछा है ना इन्होंने, कितने हल होंगे, कभी कभी यहाँ पूछ देते हैं कि कैसा ग्राफ होगा। कभी कभी एग्जामिनर पूछ देंगे कि इसका ग्राफ कैसा होगा। तो अगर ग्राफ पूछा जाएगा तो समझिएगा A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 का सॉल्यूशन जो होता है यूनिक होता है, और इसका जो ग्राफ होता है वो हमेशा इंटरसेक्टिंग होता है। तो आपको मारना पड़ेगा, प्रतिच्छेद करेंगे, समानांतर नहीं रहेंगे, ओवरलैप भी नहीं होंगे, एक दूसरे को काटेंगे, ध्यान से देखिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग सीखने वाले हैं यूनिक सॉल्यूशन के बाद एक तरह का सवाल हम आपको दे रहे हैं, आप इसको बनाकर चेक करिए। मान लीजिए लिखा है 2x + y बराबर, और फिर लिखा है 4x + y बराबर 6। इसको सॉल्व करके x और y का मान चेक करिए। आप चेक करिए। देखिए, जब आप इसको बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में ये दो समीकरण ही नहीं है, बस इसको डबल करके ये दे दिया गया है और कुछ। तो एक्चुअल में जब भी आप x काटने जाएंगे तो y भी कट जाएगा, या y काटने जाएंगे तो x भी कट जाएगा। तो कभी भी आपको यहाँ समझना होगा, इसका मतलब ये सॉल्यूशन नहीं देने वाला है, इसके अनंत हल होंगे। इसी को कहा जाता है मेनी सॉल्यूशन। मेनी सॉल्यूशन में देखिए क्या होगा, मेनी सॉल्यूशन, या कभी कभी मेनी की जगह बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन, या फिर हिंदी में लिखा रहता है अनंत हल भी लिखा मिलेगा। तो आखिर अनंत हल वाले को पहचानेंगे कैसे? सबसे पहले आप इस बात को सीखिए कि क्या इसका कोई सॉल्यूशन होगा। नहीं, देखिए दिखाते हैं आपको अनंत हल इसको क्यों कहते हैं। आप अगर ध्यान दें, क्या हम यहाँ से लिख सकते हैं कि y बराबर 3 - 2x। और अगर आप हलों की बात करें तो यहाँ अनंत हल क्यों कहते हैं हम आपको बताते हैं। ध्यान से देखिए, x और y के मान को, अगर हम x का मान यहाँ पे, अगर हम यहाँ x का मान लीजिए 0 रख दें। जब x का मान आप 0 रखिएगा तो 2 × 0 0, 3 में से 0 जाएगा 3, y का मान कितना आ जाएगा 3। इसी तरीके से अगर आप x का मान 1 रखिएगा, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1 आएगा। अगर इसी तरीके से x का मान अगर आप 2 रख दीजिएगा तो 2 दूनी 4, 3 में से 4 घटेगा तो -1। यानी इसके कोई मान का सीमा ही नहीं है। आप x का मान जितना बढ़ाते जाइए, y का मान उतना ही घटते जाएगा, और x और y इसी तरह चलते रहेगा। ये कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है। इसीलिए अब मान लीजिए कोई कहे कि x का मान 0 और y का मान 3 रखने पर क्या ये दोनों समीकरण सेटिस्फाई होंगे? आप चेक कर लीजिए, 100% सेटिस्फाई होंगे। ये x का मान 1 और y का मान 1 रखने पर क्या ये दोनों समीकरण सेटिस्फाई होंगे? बिल्कुल सेटिस्फाई होंगे। इसी का सॉल्यूशन है। सेटिस्फाई क्यों नहीं होंगे? 100% सेटिस्फाई होंगे। आपको इस बात को समझना होगा कि इसी तरह से इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। अनंत हल, फाइनाइट सॉल्यूशन, अनंत हल, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अच्छा, इसका ग्राफ कैसा होगा? इसका ग्राफ एक के ऊपर एक होगा, यानी ऐसा होगा, ओवरलैपिंग। इसको बोलते हैं संपाती होगा, ओवरलैपिंग होगा, एक के ऊपर एक ओवरलैपिंग रहेगा, संपाती रहेगा। इसका ग्राफ कैसा होगा? देखिए ग्राफ। और इसका A1A2 वाला फॉर्मूला कैसा रहता है? होगा? A1A2 वाला जो फॉर्मूला होता है फाइनाइट का, वो होता है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/, ये सब बराबर हो जाता है। इसलिए इसका हल क्या हो जाता है? अनंत हल। तो अनंत हल वाले में जो सवाल आते हैं वो किस तरह के आते हैं? इसमें भी आपको मुख्य रूप से 3 तरह के सवाल देखने को मिलेंगे। देखिए, अनंत हल वाले में भी देखिए, जैसे इस तरह सवाल पूछा जाता है कि ये समीकरण 2 दिए हुए हैं, तो k का ऐसा कौन सा मान रखा जाए, कि आपका निकाय का जो हल होगा वो क्या हो जाएगा? अनंत। तो आप इसको जरा एक बार ट्राई करके देखिए। अगर आपको फॉर्मूला याद है अनंत हल वाला जो अभी अभी हम लिखवाए हैं, अनंत हल का फॉर्मूला क्या लिखवाए? देखिए, A1/A2 B1/B2 C1/C2 सब बराबर होगा। तो आपको सिर्फ अगर इसका फॉर्मूला याद है तो देखिए क्या लिख सकते हैं? A1 यानी x का कोफिशिएंट, यहाँ तो कुछ A1/A2 x का कोफिशिएंट, लेकिन दूसरे समीकरण का
P1 कितना है देखिए वहां पे, y का कोफिशिएंट P2 के, P1 7, P2 14, तो कहीं से भी आप बना सकते हैं। आप चाहें तो इन दोनों का इस्तेमाल करके भी बनाएंगे तो k का मान कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4। यानी इन सवालों को बनाने में बिल्कुल मेहनत नहीं लगता है, मेहनत नहीं लगता है, बस फॉर्मूला याद रखना चाहिए, वो भी बहुत छोटा सा कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। इसके अलावा कभी कोई परेशानी नहीं आता। कभी कभी एग्जामिनर क्या करते हैं, तो यहाँ लिखा ना कि निकाय का अनंत हल होगा, तो यहाँ अनंत ना देकर ये भी कह सकते हैं, यहाँ अनंत हल ना देकर ये भी कह सकते हैं, इसका जो ग्राफ होगा, इसका जो निकाय, इसका इस समीकरण का जो ग्राफ होगा, इसका जो ग्राफ होगा वो संपाती होगा, ओवरलैपिंग होगा। संपाती या ओवरलैपिंग कहने पर भी आपको समझना होगा कि ये अनंत हल वाला मामला है, और अनंत हल का फॉर्मूला सिंपल है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू बाई c2। तो अप्लाई करके आप आराम से बना सकते हैं। जरूर ध्यान रखिएगा, कभी कभी यहाँ भी आपको फंसाया जाएगा कि +7 दे दिया और ये 14 इस तरफ दे देते हैं इक्वल टू में, तो आपको ध्यान रखना होगा कि या तो अगर C1 इक्वल टू के इस तरफ है तो यहाँ भी C1 इक्वल टू के इस तरफ होना चाहिए, अगर नहीं रहा तो इस तरफ ले आइए, और अगर मान लीजिए C1 उस तरफ है तो C2 को भी उस तरफ लेके चले जाइए। यानी दोनों एक तरफ होने चाहिए, या तो इक्वल टू के राइट साइड में या फिर इक्वल टू के लेफ्ट साइड में, लेकिन दोनों एक तरफ होंगे तभी आप फॉर्मूले में यूज करेंगे, अदरवाइज गलत हो जाएगा। कभी कभी एग्जामिनर वहां पे ट्विस्ट करते हैं। 2-3 बातों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो इस तरह का सवाल गलत नहीं होगा। इसके अलावा जो ये जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन आता है वो एक बार देख लीजिए, इस तरह से भी कई बार एग्जामिनर पूछेंगे आपसे। इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला जो क्वेश्चन इस तरह से भी आएगा, देखिए लिखा रहेगा कि जोड़ों की संख्या, यहाँ पे लिखा है ना रेखीय समीकरण, लीनियर को ही बोलते हैं। देखिए ये 2 समीकरण दे दिया और आपसे पूछ रहे हैं इसके हलों की संख्या कितनी होगी, तो हम कैसे जानेंगे इसके हलों की संख्या, क्या हम बनाकर बताएं? नहीं, आप इसके कोफिशिएंट को देखकर बता सकते हैं। आप चेक करके देखिए, अगर आप इसके कोफिशिएंट को देखेंगे तो आप इसके हलों की संख्या बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, सीखिए। अगर हलों की बात करें, देखिए a1 कितना है 1, और दूसरे वाले समीकरण में x का कोफिशिएंट कितना है a1 बाई a2, b1 बाई b2, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 16 उस तरफ है, साइन गलत हो जाएगा। यहाँ अगर इस तरफ -8 है तो इस 16 को भी इस तरफ ले आइएगा तो माइनस में हो जाएगा, और इक्वल टू में 0 कर लीजिएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं C1 बाई, कभी भी C1 C2 एक तरफ होने चाहिए, या तो इक्वल टू के राइट में या इक्वल टू के लेफ्ट में, लेकिन दोनों एक तरफ ही होने चाहिए। देखिए आगे जब इसको सॉल्व कीजिएगा, 8 नहीं 16, जब इसको आप काट के देखिएगा तो सब 1/2 के बराबर है, ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2। जब सब बराबर होगा तो आप अपने से याद रखिए, छोटा सा तो फॉर्मूला है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। सवाल का हल कितना होगा, अनंत हल होगा, इनफाइनाइट हल होगा, इनफाइनाइट हल होगा। एक आखिरी जगह जहां सवाल एग्जामिनर आपसे पूछेंगे, कहीं ना कहीं आपको परेशान करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यूनिक सॉल्यूशन तो आपको क्लियर हो गया, इनफाइनाइट क्लियर हो गया। अब एक और सवाल आता है जिसमें लिखा रहता है नो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन नो क्यों होगा भाई, होता है, देखिए सॉल्यूशन नो क्यों होगा, ध्यान से देखिए। तो मान लीजिए लिखा है, x प्लस वाई बराबर 7, और आगे लिख दे हम कि x प्लस वाई बराबर 5। ये कभी सॉल्व ही नहीं होगा। आखिर क्यों सॉल्व नहीं होगा, सोच के देखिए, आखिर इस सवाल में ये सॉल्व क्यों नहीं होगा। एक बार आप ट्राई करके देखिए सवाल को। जब आप इस सवाल को ट्राई करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि सॉल्व नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ, जब एक बार x प्लस 2y किया तो 7 आया, सही है, और अगली बार किया तो x प्लस 2y 5 हो गया। ये कौन सा xy है, एक बार 7 एक बार 5 हो गया, कभी नहीं हो सकता। दोनों में से दोनों गलत हो गया, ये सॉल्व भी नहीं होगा क्योंकि समीकरण ही गलत दे दिया आपने, समझ रहे हैं। तो आखिर ये चीज मालूम कैसे चलेगा, क्या हम इसको सॉल्व करके देखते रहेंगे कि x और y का मान निकला कि नहीं निकला? नहीं, आपको इस बात को समझना है कि इस तरह के क्वेश्चन को हम लेते हैं नो सॉल्यूशन के कैटेगरी में। ये नो सॉल्यूशन वाला मामला है। नो सॉल्यूशन का मतलब कोई हल नहीं है, कोई हल ही नहीं है, इसका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। और कोई हल नहीं होने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो अगर ऐसा हुआ तो क्या हो जाएगा, हम कोफिशिएंट देखकर ही बता सकते हैं कि इसका कोई हल नहीं होगा। इसके अलावा इसका जो ग्राफ होता है, कोई हल नहीं होने वाले का जो ग्राफ होगा वो हमेशा पैरेलल होगा, वो हमेशा पैरेलल होगा। तो आप ग्राफ का प्लॉटिंग देखकर ही बता सकते हैं कि इसका कोई हल नहीं होगा। तो ये क्या होगा, पैरेलल होगा। तो हम लिख दे रहे हैं समांतर होगा, समांतर होगा, पैरेलल होगा, पैरेलल होगा। तो इसका ग्राफ भी आप याद रखेंगे, इसका फॉर्मूला भी याद रखेंगे। और एक बात और समझिए
ये सब समझा आपको रहे हैं आप अभी तक। देखिए स्टार्टिंग में ही आपको हमने यहाँ बता दिया था, शुरू में ही। ये देखिए ये 3 तरह के होते हैं, पूरा डिटेल भी आपको पूरा देखिए बॉक्स बनाकर यहाँ दे दिया कि 3 तरह के होते हैं, कौन कौन होते हैं, कैसे सॉल्यूशन होंगे, कैसा ग्राफ होगा, कंसिस्टेंट होंगे कि नहीं होंगे, सारा लिखा हुआ है यहाँ पे। तो एक एक करके हम समझा रहे हैं आपको कि मान लीजिए यहाँ पे आप देखिएगा तो हमने समझाया कि यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है पहला नंबर में। दूसरे नंबर में हमने क्या किया, इसके कुछ एग्जाम्पल्स करा दिए। देखिए एग्जाम्पल्स करा दिए किस तरह से एग्जाम में आता है। इसके बाद हमने आपको समझाया यूनिक सॉल्यूशन के बाद मेनी सॉल्यूशन क्या होता है, और फिर इसके एग्जाम्पल्स कराए। देखिए आपको ये एग्जाम्पल हो गया आपका, ये एग्जाम्पल हो गया आपका, और अब हम सीख रहे हैं नो सॉल्यूशन क्या होता है। नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन के एक तो ग्राफ समझा दिया आपको और एक फॉर्मूला। अब एग्जाम्पल करते हैं नो सॉल्यूशन का। नो सॉल्यूशन को भी 3 तरीके से आप एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। घबराइए नहीं, एक बार किसी टॉपिक को आप पूरा पढ़ लीजिएगा, टॉपिक से कोई सवाल आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा। बशर्ते कि इसको पढ़ने में हो सकता है कि आधा घंटा समय लगे, बट एक बार आप इस कंटेंट को पढ़ के देखिए, इससे बाहर किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। यही 3 तरह का होता है, यही फॉर्मूला होता है, यही ग्राफ होता है, और 2-3 तरीके के सवाल होते हैं। सारे तरीके के सवाल हम खुद लाकर आपको करा रहे हैं, आप खाली मन लगा के कर लीजिए, इससे बाहर सवाल नहीं आने वाले। देखिए इसके अलावा लीनियर इक्वेशन यहाँ पे देख लीजिए आप, एग्जाम्पल हम लोग करने वाले हैं वो करने वाले हैं नो सॉल्यूशन के। तो नो सॉल्यूशन का पहला क्वेश्चन देखिए इस तरीके से पूछा जाता है। मान लीजिए इस सवाल को आप बना के पहले देखिए, फॉर्मूला अप्लाई करना अब आपको आ गया होगा, ट्राई करके देखिए। जब आप इसको ट्राई करेंगे तो फॉर्मूला अप्लाई कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले a1 यानी पहले इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, a2 इज इक्वल टू b1, b2, b1 गलत लिख दिया, पहले इक्वेशन में y का कोफिशिएंट +5 है, ये तो दूसरे वाले का है माइनस के, इस तरह। अब आपके मन में आ रहा होगा कि आपने c1/c2 नहीं लिखा, आपको लगता है कि c1/c2 लिखने से a का मान उधर से निकलेगा, क्योंकि वो तो नॉट इक्वल टू रहता है। नॉट इक्वल टू से आप कभी भी कैसे मान निकालिएगा बताइए, तो कभी भी आपका जो मान होगा यही से निकलेगा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। अच्छा यहाँ सॉल्व करने पे कितना आएगा, देखिए ये 0 0 कट जाएगा, 55 25 2 से भाग देंगे तो 12.5, लेकिन चूंकि निगेटिव साइन एक जगह ही है तो एक कंटिन्यू कर जाएगा, तो आंसर कितना होगा -12.5। कभी कभी इस तरीके से सवाल एग्जामिनर पूछते हैं जब के का मान पूछते हैं, और कभी कभी के का मान नहीं पूछते, का सवाल इस तरीके का होगा। आप इस तरीके का एक सवाल देख लीजिए बाबू, नो सॉल्यूशन का ये सवाल, भाई आखिर ग्राफ समानांतर है तो समझिए नो सॉल्यूशन नहीं लिखा गया, बट है तो नो सॉल्यूशन ही, कि आपने कहा ना ग्राफ समानांतर है। ग्राफ समानांतर कब होता है, आप देखिए ध्यान से, आपको ग्राफ समानांतर हमने कब लिखवाया, देखिए ग्राफ समानांतर कब लिखवाया, पैरेलल ग्राफ कब होता है, जब नो सॉल्यूशन होता है। तो ये आपने इनडायरेक्ट वे में तो यही कहा ना कि नो सॉल्यूशन है, बिल्कुल समझने वाली बात है। ग्राफ के एंगल से आपको पूछ दिया कि भाई अगर नो सॉल्यूशन है तो क्या होगा, ग्राफ अगर समानांतर है, ग्राफ अगर समानांतर है तो वैसे भी इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, नो सॉल्यूशन ही होगा, नो सॉल्यूशन ही होगा। और अगर नो सॉल्यूशन है, अगर नो सॉल्यूशन है तो a1/a2, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। इस सवाल को देखिए यहाँ के का मान निकालना होगा, c1/c2 नॉट इक्वल टू होता है, उससे नहीं निकलता, इसी से निकलेगा। चलिए यहाँ हम आपको आगे सॉल्व करके दिखा रहे हैं, क्योंकि इसमें गड़बड़ होने का चांस बहुत रहता है बच्चों से। अगर इसको गुना करें, इसको गुना करें तो क्या होगा, देखिए 2 - k बराबर -3 से अगर k को गुना करेंगे तो -3k, और -3 से अगर -1 को गुना करेंगे तो +3, 3k इधर ले आइएगा तो 3k - k, और 3 - 2 1। अब कोई दिक्कत नहीं आएगा, k बराबर कितना हो जाएगा 1/2। तो इस तरीके से भी सवाल आपसे आ जाता है। एक और लास्ट क्वेश्चन जो इसमें करा रहे हैं आपको इस टाइप का, देख लीजिए लीनियर इक्वेशन, और ये सवाल देखिए, जैसे मान लीजिए इस सवाल हमने कर लिया है सॉल्यूशन, ये देखिए, तो मान लीजिए ये सवाल आता है एग्जाम में कई बार, इस समीकरण को देख के बताइए कि इसके सॉल्यूशन कैसे होंगे। तो आपको कैसे पता चलेगा कि नो सॉल्यूशन है कि यूनिक है क्या है, तो आपको सब लिखना पड़ेगा। देखिए ऐसे लिखना पड़ेगा, a1/a2, ये फॉर्मूले से ही बनाइए, कोई लॉन्ग मेथड नहीं, b1/b2 -3 c1/c2 12। जब आप इसको काटिएगा तो 1/3 1/3, तो ये तो बराबर है, बट देख रहे हैं इसको काटने पे 1/4 आ गया, तो ये नॉट इक्वल टू है। समझिए a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। इसका मतलब ये सॉल्यूशन कैसा देगा, नो सॉल्यूशन, इसका कोई हल ही नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। तो इस तरीके से लीनियर इक्वेशन के सारे टाइप के सवालों को हमने कवर किया है, 3 ही प्रकार के होते हैं, सबके एग्जाम्पल और सारे कॉन्सेप्ट सिखाकर इस टॉपिक को हम यहीं विराम देते हैं।